नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। निश्चित तौर पे आज का प्रोग्राम देख के आपको आश्चर्य हुआ होगा क्योंकि आज हमारे पीछे जो स्क्रीन है वो ब्लैक है। ये हमने जानबूझ के इसलिए किया है क्योंकि मुरैना में जो घटना हुई है वो वाकई दिल दहलाने वाली घटना है, सबको झकझोर देने वाली घटना है। एक वन संरक्षक जो वनों को बचाने के लिए, घाटों को बचाने के लिए पूरी रात ड्यूटी करता है और सुबह 5 बजे एक रेत माफिया उसको कुचल के चला जाता है, उसके प्राण ले लेता है और मात्र 2 साल का बेटा जब उसकी अंत्येष्टि करता है, अंतिम संस्कार करता है, उसे मुखाग्नि देता है तो वाकई दिल पसीज जाता है। जो कुछ मुरैना में हो रहा है आप चौंकेंगे। 10 साल में मुरैना में 11 लोगों को केवल रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया और इन 11 लोगों में एक आईपीएस अधिकारी भी है। आपको याद होगा एक नया आईपीएस अधिकारी जिसने रेत माफिया को रोकने की कोशिश की तो उसे कुचल दिया गया। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि मुरैना में ये रेत माफिया बेकाबू क्यों हुआ है। सिक्के का एक पहलू यह है कि रेत माफिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि जब मुरैना के विधायक और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ये घोषणा करते हैं, ये मार्च 2025 की बात है कि इसे आप रेत माफिया मत बोलिए, ये पेट माफिया है क्योंकि ये पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं, कहीं कोई रेत माफिया। ठीक, निश्चित तौर पे जो उन्होंने कहा आज हम उसकी भी समीक्षा करेंगे। लेकिन कल जो घटना हुई सुबह 5:30 बजे, हरिकेश गुर्जर नाम का जो वन संरक्षक है वो एक डंडा लेकर अपनी नौकरी कर रहे थे। सामने से एक अवैध ट्रॉली जिसपे ना नंबर है, रेत से भरी आ रही है। ये मुरैना और अंबा के बीच में एक रानपुर तिराया है, वहाँ रोकने की कोशिश की तो उसने उसके ऊपर ट्रॉली चढ़ा दी और चढ़ा नहीं बल्कि उसके सिर से पहिया निकलता हुआ ले गया। और वो इतना दुर्दांत, तो सोचिए ये ड्राइवर जिनको कितना पैसा मिलता होगा, 10,000 15,000 रुपये महीने मिलते होंगे, ये इसको कुचलता हुआ ले गया। एक पेट्रोल पंप पे जाके उसने रेत को खाली किया, वहाँ कपड़े बदले और बड़े आराम से अपनी ट्रॉली लेकर निकल गया। वो तो यदि सीसीटीवी कैमरे नहीं होते ये पकड़ा नहीं जाता, हालांकि वो पकड़ा गया है। लेकिन आज बात यह है कि क्या वाकई इस रेत माफिया से प्रशासन पस्त पड़ चुका है? इस रेत माफिया के पीछे कौन है? अब आप देखिए 2 लोगों के नाम आ रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो भारतीय जनता पार्टी के 2 पदाधिकारियों की है। एक का नाम पवन तोमर है जो दिमनी दिमनी यानी मध्य प्रदेश के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर का विधानसभा क्षेत्र दिमनी भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल है उसके उपाध्यक्ष है पवन तोमर। एक है सोनू चौहान जो इसी मंडल में भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं और ये मिलके पार्टनरशिप में ये सारा ट्रक चला रहे हैं। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि इन दोनों से पूछताछ कर ले, पुलिस की हिम्मत नहीं कि बता दे कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली किसकी है। आखिर ये दोनों चीज़ों पे विचार करना होगा कि पुलिस का, प्रशासन का दब्बू स्वभाव और दूसरा नेताओं का संरक्षण एक पक्ष है। हम दूसरे पक्ष की ओर जाते हैं जो मंत्री जी ने उठाया है कि ये रेत माफिया नहीं है, ये पेट माफिया है। दरअसल यदि आप मुरैना की पूरी भौगोलिक स्थिति को समझेंगे, सामाजिक ताने बाने को समझेंगे तो मैंने उसका काफ़ी अध्ययन किया है। मैं गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। दरअसल वहाँ जो गुर्जर समाज है उस समाज के अंदर बेहद बेरोजगारी काफ़ी बड़ी तादाद में है और वहाँ एक संत हैं गुर्जर समाज के जो इस समाज में एक जो आपराधिक लोग आ गए थे उनको धीरे धीरे वो समाज की मुख्य धारा में ला रहे हैं। वो जो आपके 13वीं में जो भोज होता है, मृत्यु भोज, उसे बंद करा रहे हैं। लोगों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, सामाजिक सरोकारों से जोड़ रहे हैं। संत के पीछे यह समाज लगा हुआ है। लेकिन आज भी गुर्जर समाज के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जमीनें नहीं हैं। आपने यदि ध्यान दिया होगा कि पिछले दिनों जब ये चंबल संभाग में डकैतों के आतंक थे तो गुर्जरों के अपने डकैत हुआ करते थे, अपनी गैंग हुआ करती थी। अब वो गैंग खत्म हो चुकी हैं। तो ये जो गुर्जर हैं इनके रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया? मैं आज इसलिए पूछ रहा हूं कि यदि मंत्री खुद बोलते हैं
कि ये रेत माफिया नहीं पेट माफिया हैं। यदि आप इन्हें रेत की इससे हटा देंगे तो ये अपना पेट पालने के लिए लूटपाट करेंगे, ये और कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं। बड़ा गहन विषय है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ विषय है। कल की घटना ने हमें हिला के रख दिया है। आज मैंने इन तमाम सारे विषयों पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, जिनकी कलम केवल नाम लिख दीजिए अजय बोकिल जी तो लोग शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ना पसंद करते हैं। मैं अजय बोकिल जी से समझता हूं इस चीज़ों को कि वाकई मुरैना में रेत माफिया को पेट माफिया कहना कितना उचित है, और क्या सरकार ने आज तक चिंतन किया कि मुरैना के गुर्जर समाज के युवाओं को हम हाथों में काम दे दें, वहाँ औद्योगिकरण हो, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब भी वहाँ लोग पकड़े जाते हैं, मतलब मैं 100% बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश गुर्जर समाज के युवा होते हैं, ट्रैक्टर चलाते, हालांकि ये कोरी समाज का था, लेकिन जो मारा गया इस बार वो गुर्जर है। पिछले दिनों जो पकड़े गए वो गुर्जर थे, इस बार मारा गया है वो गुर्जर समाज का है। लेकिन मैं अकेले गुर्जर समाज की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा चंबल, ग्वालियर चंबल संभाग में युवा पीढ़ी को रोजगार की दिशा में वाकई मध्य प्रदेश सरकार को अब ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, मेरा सोच है। सीधे जोड़ता हूं अजय बोकिल जी से। बोकिल जी, आपका स्वागत है। एक और अपराध की दुनिया और दूसरी ओर जिम्मेदार मंत्री बोलते हैं कि ये रेत माफिया नहीं है, ये पेट माफिया है, क्योंकि पेट भरने के लिए वो इस तरह की अवैध रेत का खनन करता है। आप मंत्री जी से कितने सहमत हैं? देखिए, कंसाना ने जो कहा, वो जिस संदर्भ में कहा था उसके दो पक्ष हैं। पहली बात तो ये, अगर उन्होंने एक सहानुभूति के स्तर पर इसको बात कही होगी तो वो अलग बात है, क्योंकि एक मानवीय समस्या तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे अपराध को आप अगर छुपाना चाहते हैं, उसको संरक्षण देना चाहते हैं, तो ये गलत है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर गुर्जर समाज की हम बात करें, जिसकी कि अभी हरिकेश गुर्जर की इसके मौत हुई है, हाँ मौत हुई इसके अंदर, और पिछले अगर आप 1.5 दशक के अंदर देखें तो मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारी रेत माफिया के हाथों मारे गए हैं, केवल ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल कर। और ज़्यादातर केसेस में यही हुआ है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया गया उनको, और उनके खिलाफ कोई आगे कार्रवाई हुई होगी ऐसा मुझे तो कम से कम जानकारी नहीं है कोई, क्योंकि सामान्य अपराध में पुलिस जो कार्रवाई करती है उनको सजाएं होती हैं, कोर्ट चलती है। लेकिन रेत माफिया द्वारा जो की गई हत्या है, इनके आगे क्या हुआ बाद में, ये हमको किसी को जानकारी नहीं है। इवन जो IPS ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर नरेंद्र सिंह शायद नाम था उनको, अगर मुझे गलत नहीं हूँ तो, हाँ बिल्कुल, तो उनके परिवार को आगे क्या हुआ, उनको क्या सरकार ने नौकरी दी नहीं दी, क्या उनका पुनर्वास कैसे हुआ, हमें नहीं मालूम। तो सवाल ये, अगर सरकार अपने ही कर्मचारियों के पुनर्वास को लेकर के और उनके संरक्षण को लेकर के चिंतित नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनका तो भगवान ही मालिक है। अब सवाल ये है कि अगर फिर सरकारी कर्मचारी क्या करें, या तो रेत खनन होने दें अवैध, या फिर उसके खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दें, या फिर अपना कर्तव्य न निभाएं। ये एक बड़ी समस्या है, ये तो कानूनी व्यवस्था की समस्या हुई। अब दूसरा, आपने जो कहा है कि इससे बड़ी मानवीय समस्या है कि अगर गुर्जरों के इतिहास के बारे में अगर जाने, तो गुर्जर बेसिकली अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। प्रतिहार गुर्जर राजाओं का अगर इस देश पर 200-300 साल तक उन्होंने शासन किया, 7वीं शताब्दी से लेकर के और 10वीं शताब्दी तक। संस्कृत कवि राजशेखर ने तो उनको रघुकुल तिलक कहा है, यानी आप उनकी प्रशंसा में कि वो। लेकिन सवाल है कि आज स्थिति ऐसी क्यों बन गई है कि वो इस तरह के अपराध एक बेल्ट में हैं। आप देखेंगे मुरैना भिंड के जो बेल्ट में गुर्जर हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं बच्चे हैं। और यदि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में आरक्षण की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो 27% आरक्षण OBC को दिया जाए, उसमें बड़ी संख्या में गुर्जर लोग आगे आए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि यदि आरक्षण हो जाएगा तो शायद सरकारी नौकरियां मिलेंगी। नहीं, मैं उसी की बात पे आगे आ रहा हूँ। तो गुर्जरों से राज छिन गया, मतलब ये करीबन 200-300 साल के बाद फिर वो इधर उधर बिखर गए, और कुछ राजस्थान के अंदर हैं, गुजरात में भी हैं, कुछ महाराष्ट्र में भी हैं। तो उसके बाद उन्होंने खेती का पेशा अपना लिया मोटे तौर पर, इस तरह के जो है। लेकिन अब स्थिति ये है कि वो भी लाभदायक नहीं रहा, और ज़मीनें बढ़ गई हैं तो उसमें भी कोई फायदा नहीं रहा। तो बहुत सारे लोग, चूँकि ये लड़ाकू प्रवृत्ति के शुरू से रहे हैं गुर्जर समाज, तो वो उसका जो है गलत डायरेक्शन में, इसको अपन कह सकते हैं, वो चले गए, और बड़ी संख्या में डाकू, कई लोगों ने धंधा अपना लिया, कुछ और दूसरे आपराधिक कृत्यों में शामिल हो गए। तो एक बागी प्रवृत्ति तो इस समाज में पहले से है। लेकिन बोकिल जी देखिए, गुर्जरों को वहाँ पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है मुरैना में। 1 नहीं 2, 3, 4 विधायक चुने गए हैं। अभी ऐदल सिंह जी हैं, इसके पहले रुस्तम सिंह जी हुआ करते थे, आपको पता है। तो गुर्जर समाज के लोग अपने नेता चुनते हैं, लेकिन ये नेता
चुनने के बाद में क्या वाकई केवल इतना कह देना पर्याप्त है कि ये पेट माफिया हैं? क्या कृषि मंत्री ने कभी ये सोचा कि गुर्जर समाज के युवाओं को हाथों में रोजगार मिले तो वहां फैक्ट्रियां लेके आए? मुरैना में आज तक कोई फैक्ट्री दिखी आपको, कोई बड़ी फैक्ट्री हो? बल्कि एक तेल मिल था वो जो गर्ग साहब का, वो और बंद हो गया वहां से। तो ये नेता जो हैं गुर्जर समाज के नेता, क्या अपन ये मान सकते हैं कि केवल बयानबाजी करते हैं? वाकई अपने समाज के लिए क्या किया इनने? नहीं, निश्चित रूप से नेताओं ने अगर समाज के लिए कुछ वास्तव में किया होता तो आज स्थिति नहीं बनती, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अब इसके जो भी कारण होंगे वो अलग बात है। संयोग से मुरैना में मैं भी रहा हूँ, बचपन में जो है वो मेरा उस इलाके में गुजरा है, वो भी 50-60-55 साल पहले की बात है, मतलब वो तो इस माहौल से मैं अपरिचित नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अगर रोजगार नहीं मिला तो लोग गलत धंधे की तरफ जाएं, इसको तो जायज़ नहीं ठहराया जा सकता ना। अगर कंसाना जी ने अगर उसको पेट माफिया करके उसको एक वैधता देने की कोशिश की है तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। अगर लोग कानून तोड़ करके इस तरह से करेंगे, हालांकि इस रेत माफिया के अंदर कई लोग इंटरेस्ट शामिल हैं, वो अकेले गुर्जर या किसी एक समाज के नहीं हैं, उसमें प्रशासन के लोग भी शामिल हैं, पुलिस के लोग भी शामिल हैं। तो ये जो आज की घटना है वो गुर्जरों से तो मैंने इसलिए बात की क्योंकि मैंने पिछले दिनों अध्ययन किया था और मुझे लगा कि उनके समाज के काफ़ी लोगों को रोजगार नहीं है, तो वो बड़े वो हैं। और फिर मंत्री जी का बयान था। खैर, मैं आज इस विषय पर एक नया सवाल ये है कि ये जो प्रशासन है, शासन प्रशासन, मतलब इस घटना को 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं, कलेक्टर के और एसपी के हाथ बांध दिए गए हैं। जिनका वो ट्रैक्टर है नाम बताने को तैयार नहीं है क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो क्या इस मध्य प्रदेश में, इस मुरैना में भारतीय जनता पार्टी और दीगर के लिए अलग अलग कानून है? क्या अपराध यदि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के द्वारा होता है तो उसके लिए छुपाया जाएगा, उसको माफ किया जाएगा, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? अब आप देखिए दिमनी के अंदर पवन तोमर और सोनू चौहान के खुले हुए नाम आ रहे हैं, सारे अखबारों ने छापा है, लेकिन प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा प्रशासन, ये समझने की कोशिश कर। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इन मामलों में क्या कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई क्या हुई, इसके पहले वाली घटना ये तो अभी सामने की है। और जाहिर है कि अवैध रेत का धंधा मध्य प्रदेश के अंदर मोटे तौर पर ये लगभग 2000 करोड़ का कारोबार है आज की तारीख में। और जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें करीब साल का या महीने का? नहीं, ये 2000 करोड़ महीने का होगा। ये तो 2000 करोड़ इतने बड़े पैमाने में चल रहा है। तो करीबन 200-400 खदानें लगभग अवैध रूप से चल रही हैं, जो सरकार अवैध रूप से खदानें पट्टे देती है उसके अलावा। और ये ऐसा कारोबार है कि जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है शहरों के अंदर और गांव में भी बढ़ रही है, तो रेत की मांग लगातार बढ़ रही है। बल्कि मध्य प्रदेश की रेत तो बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही है दूसरे राज्यों के अंदर, और क्योंकि तुलनात्मक सस्ती पड़ती है। यानी अगर ये कहना गलत नहीं होगा रविंद्र जी, आज की तारीख में अगर नदियों का मायका मध्य प्रदेश है तो रेत के अवैध खनन का मायका भी मध्य प्रदेश हो गया है, क्योंकि 250 नदियों से रेत उली जा रही है, अवैध तरीके से जा ही रही है। अवैध तरीके से ये आपके पास एक ट्रैक्टर ट्राली चाहिए, 1-2 मजदूर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपको। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? कुछ नहीं है। और इस धंधे के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों के लोग, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी शामिल हैं, तो प्रशासन के हाथ वैसे ही बन जाते हैं। तो इस पर कोई कार्रवाई होगी और सरकार के लोग ही मर रहे हैं, चलो बात की छोड़ो आप। अगर इसका शिकार हो रहे हैं और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो तो बात बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। पिछले साल इसमें और मैं कहूँगा पिछले साल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया था और उसमें करीबन 11,000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए थे। और हुआ क्या? लेकिन केवल जुर्माने हुए, करीब 83-84 करोड़ की वसूली हो गई, मामला फिर ठप हो गया। तो सवाल है कि ये तो हत्या है ना शुद्ध रूप से, तो हत्या का मामला तो चलना चाहिए ना। ये कोई खाली साधारण अपराध नहीं है कि भाई ठीक है आपने वो रेत निकाला और आपने जो है वो अवैध कानून किया तो आपने जुर्माना कर दिया उसके ऊपर। मुकेश जी, कल संयोग से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी पहली बार मुरैना पहुंचे थे। वे सुबह मुरैना पहुंचे और पहुंचते ही उन्हें ये सूचना मिली कि आज मुरैना में इतनी बड़ी वारदात हो गई है। जब दोपहर में भी कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे थे तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछे, तो उनका कहना था कि मैं जाते ही मुख्यमंत्री से बात करूंगा और एक बड़ी मुहिम रेत के खिलाफ चलाऊंगा। उनके इस बयान को कैसे देखा जाए? ये केवल एक खाना पूर्ति है क्या वाकई मध्य प्रदेश सरकार इस पर कुछ गंभीर होगी? क्योंकि घटना को 24 घंटे हो गए, हमें नहीं दिख रहा कि पूरे मध्य प्रदेश में रेत के खिलाफ एक भी मुहिम शुरू हुई हो या कोई निर्देश भी जारी हुए हो।
नहीं, अब उनकी उनसे बात ही हुई कि नहीं हुई, क्या बात हुई है तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैंने कहा ना कि पिछले साल जरूर एक मुहिम चली थी जो मुख्यमंत्री के एक वनकर्मी की मौत के बाद। हाँ, पर अब जो है सरकार को मेरे ख्याल ज़्यादा गंभीरता से उसको लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें आपराधिक मामले कायम होने चाहिए। आप केवल जुर्माना देकर के छोड़ देंगे तो उससे तो कुछ हल होना नहीं है, क्योंकि इस धंधे में तो सब लोग लगे हुए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही शामिल हैं। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है कि सरकार को फंड भी मिल जाए, अवैध की जगह वैध हो जाए, और ये जो लोग लगे हुए हैं, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हों या युवा हों या दूसरे लोग हों, उनका रोजगार बढ़ जाए? कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं तैयार हो सकता? देखो, रेत खदानों के बारे में सरकार ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, आपको याद होगा। कभी उसको पंचायत स्तर पे दिया गया, कभी कहा कि साहब वो सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत व्यवस्था होगी, बड़ी कंपनियों को दिया गया, तो बड़ी कंपनियों को दिया गया तो छोटे लोकल उनके भी टकराव हुआ, गोलियां तक चली हैं, आपको तो याद होगा पिछले इतिहास में। तो सवाल है कि रेत का धंधा ऐसा मुनाफे का कारोबार है कि जिसके अंदर कई लोगों की नज़रें लगी हुई हैं, कई लोगों के इसमें स्वार्थ शामिल हैं, इंटरेस्ट शामिल हैं, तो कोई भी एक व्यवस्था को बनने नहीं देना चाहता। तो सरकार ने वो सब करके देख लिया, सेंट्रलाइज व्यवस्था करके भी देख ली, लोकलाइज व्यवस्था करके भी देख ली, लेकिन अवैध कारोबार नहीं रुका तो नहीं रुका। अभी भी मेरे ख्याल से अगर सरकार कुछ भी करेगी तो ये रुकेगा, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसमें कई स्तरों पर अलग अलग तरह के लोग शामिल हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो मुरैना भिंड में जो प्रशासन तैनात किया जाता है, आईएएस और आईपीएस भेजे जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ वकील जी, मेरे सामने एसपी ऑफिस के सामने से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ निकलती हैं अवैध खनन की, उस पर नंबर नहीं होते, हिम्मत नहीं होती एसपी कार्यालय की और टीआई की कि उसको हाथ दे दे। उसको डर बना रहता है, पता नहीं ये कौन से मंत्री की होगी, ये कौन से विधायक की होगी, पता नहीं कोई स्पीकर का कोई परिचित तो नहीं होगा। ये क्या है, किस तरह का सिस्टम बना दिया हमने? मैंने कहा ना कि इसमें सब लोग इंटरेस्ट शामिल। अगर सरकार नक्सलवाद को खत्म कर सकती है संकल्पबद्ध होकर के, तो सवाल है कि रेत माफिया पर कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए तो एक गंभीर आरोप लग रहा है, नक्सलवाद इसलिए खत्म किया है कि हमें जंगल अडानी को देने हैं, नहीं, और दे भी दिए हैं। नहीं, वो चलो वो ही मान लिया। यदि जंगल में नक्सलवादी रहेगा तो अडानी घुस नहीं पाएगा। नहीं, मान लिया, अगर वो आरोप भी सही हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कम से कम जनता को इतनी राहत तो मिली, कम से कम उन लोगों से थोड़ी देर मुक्ति तो मिली। जनता तो कभी परेशानी नहीं थी, परेशान थे वहां के केवल सुरक्षा बल वाले। हम मानते हैं हमारे सुरक्षा बल सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन जो एक बड़ा गंभीर आरोप उसके बाद लग गया है कि हमने इसलिए जंगल खाली कराए कि हमें अडानी को देने हैं सारे जंगल, और हमने देखा सिंगरौली में 6000 एकड़ का जंगल दे चुके हैं वो। हाँ, तो ये भी हो सकता है, लेकिन सवाल है कि रेत में तो खैर उस तरह से शायद हो नहीं सकता, क्योंकि रेत का कारोबार अलग तरह का है। लेकिन सवाल मुद्दा यहाँ पर मेन ये है कि रेत को अगर आप संरक्षण कारोबार, अवैध रेत कारोबार को संरक्षण देंगे तो ये तो कभी बंद हो ही नहीं सकता ना। और इसके शिकार कौन हो रहे हैं? मतलब लोगों को तो परेशानी हो रही, वो तो अलग बात है, लेकिन सरकारी कर्मचारी मर रहे हैं, आप ही के लोग मर रहे हैं। मुकिल जी, ये जो अवैध रेत खनन से हमारे नदियों का कितना नुकसान है? भाई कई लोग तो कहते हैं नदियां खोखली कर दी हैं, नदियां खत्म हो जाएंगी, उनका प्रभाव रोक दिया है, कई जगह पुल बना दिए नदी के अंदर ही रेत धोने के लिए, कई जगह पोकलेन लगी हुई हैं, कई जगह वो जो मतलब खींच खींच के रेत निकाली जा रही है। भाई ये तो नदियों की हत्या ही है, मतलब ये कर्मचारियों की हत्या तो है ही सरकारी, नदियों की भी हत्या है। कारण क्या है कि नदियां रेत तो स्वाभाविक रूप से बहा करके लाती है अपने साथ, मिट्टी के कण जो है वही रेत के रूप में होते हैं, और उसी को आप इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। लेकिन सवाल है कि उसकी भी एक सीमा है, और आप कितनी रेत निकालोगे उसमें से। अगर जिस तरह से अभी रेत को लीचा जा रहा है बेरहमी के साथ में, तो ये तो वैसा ही है कि जब पानी अंडरग्राउंड वाटर जिस तरह से आप निकाल रहे हैं और जमीन में पानी धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, वो स्थिति रेत की, नदियों की हो रही है। रेत ही अगर नदियाँ ही मर जाएंगी तो फिर रेत तो मिलने का सवाल ही नहीं है। तो ये तो आत्मघाती कृत्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते, हमारे अपने स्वार्थ के लिए, आज के स्वार्थ के लिए। तो वो चल रहा है, हमारा पेट भर जाए, उसके बाद अंतिम सवाल ये, कोई सुझाव देना चाहेंगे कि ये जो बेल्ट है पूरा ग्वालियर चंबल संभाग का, यहाँ ऐसा क्या सोशल मैकेनिज्म किया जाए कि मुख्यमंत्री जी या कुछ इस तरह का सामाजिक ताना वाना बनाया जाए कि अपराध कम हो, रेत नदियों में पानी प्रवाह होता रहे, और लोगों की जो जान जा रही है उसको रोका जा सके, और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारों को रोजगार जरूर मिले। कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई सुझाव देंगे आप? नहीं, पहली बात तो ये कि इस पूरे काम में समाज को भी आपको शामिल करना पड़ेगा, एक तरफा कार्रवाई से तो कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जो रेत माफिया को रोकने के लिए जाते हैं उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? अगर डंडा लेकर के एक वन रक्षक अगर एक उनके पास तो वो थी 12 बोर की, वो थाने में जमा करा ली गई बंदूक। तो फिर
अगर तो फिर सवाल है कि कौन रोकने जाएगा? अगर इतनी अगर वो जो सिरौंज वाली घटना हुई थी, हाँ, फायरिंग, हाँ। उसके बाद सभी वन रक्षकों से जो बंदूकें हथियार वो ले लिए जमा करा ली गई है गए। थानों में। तो सवाल ये है कि अगर ऐसे में स्थिति में कौन रेत माफिया को रोकने जाएगा? अपनी जान कितने लोग गंवाना चाहेंगे एक रेत के लिए? तो ये भी सवाल है। इसको लेकर के एक प्लानिंग करके एक सरकार को कोई सुझाव देंगे? हाँ, सुझाव यही कि भाई आप जैसे आप एक टारगेटेड आपने काम शुरू किया। मैं नक्सलवाद का उदाहरण इसलिए दिया था, मैं कोई उसको जायज ठहराने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन ये है कि एक आपने एक प्लान बनाई, योजना बनाई, और उस योजना के तहत आपने काम शुरू किया। नहीं, उसके लिए तो हम अपने अमित शाह जी के आभारी हैं कि तो उन्होंने संकल्प लेके एक अपराध को रोका है। तो रेत माफिया पर भी कंट्रोल के लिए एक व्यवस्थित प्लानिंग बना करके कि इसको कैसे लूटा जाए, उसमें पुलिस का भी सहयोग लिया जाए, जनता का भी लिया जाए, और वन विभाग का भी लिया जाए। के लिए मध्य प्रदेश में अमित शाह कौन बनेगा? अब ये तो सरकार को तय करना है। मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुख्यमंत्री अगर इसको गंभीरता से ले तो एक मध्य प्रदेश का जो है भला कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने एक गहन और बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा की है। मुरैना और ग्वालियर चंबल संभाग में जो अवैध रेत खनन हो रहा है, आप सोचिए 10 साल में 11 लोगों को ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया गया। महिलाओं की मांगें सुनी हो गई। कल जो घटना हुई है, उस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला के रखा है। आज का जो कवरेज आप मीडिया में देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे किस कदर ये इस तरह की गंभीर घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ये एक पहलू है। वहाँ जो ग्वालियर चंबल संभाग में जो युवाओं को रोजगार नहीं है, नई फैक्ट्रियाँ आ नहीं रही हैं, खेती में अब लाभ का धंधा रहा नहीं है, तो अब सरकार को सामाजिक एक तरह से इस स्ट्रक्चर को पूरा समझना होगा, और इसको समझने के बाद कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे अपराध कम हो सके और रोजगार बढ़ सके। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।